Assalamu alaikum, students. Okay, I have shared the application form for the approval of your research project. और आप लोग चाह रहे थे कि मैं आपको वो थोड़ा सा elaborate कर दूं ताकि आप लोगों को उसको solve करने में आसानी हो जाए. तो let's go for the elaboration. तो मैं आपके साथ इसके साथ screen share करती हूँ. ओके, सो दिस वाज द एप्लीकेशन परफॉर्मर फॉर द रिसर्च प्रोजेक्ट प्रपोजल. तो इसके लिए आप जो भी आपका रिसर्च प्रोजेक्ट का टाइटल होगा उसके लिए आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है. नंबर 1% आपको बताया हुआ प्रोजेक्ट एरिया और द डिसिप्लिन. प्रोजेक्ट एरिया में आपने बताना है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो किस एरिया से रिलेट कर रहा है. नेक्स्ट आपके पास है प्रोजेक्ट टाइटल और थर्ड नंबर पे है रिसर्च डोमेन. ओके, ये जो बेसिकली रिसर्च डोमेन होती है इस पर भी हम ये रिसर्च एरिया ही होता है. ठीक है. यस. लेकिन ये होता है कि प्रोजेक्ट एरिया के अंदर जब आप बात करते हो तो वो थोड़ी एक जनरल होती है. रिसर्च एरिया में उसको हम मजीद स्पेसिफिक कर देते हैं. से फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट एरिया में आप कहते हो कि जी दिस इज एग्रीकल्चर, या से फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि जी इट्स रिलेट्स टू इंडस्ट्री, या फिर आप इसको कह देते हैं कि जी ये कोई सर्विस बिजनेस से रिलेट करेगा. ठीक है. तो रिसर्च डोमेन में हम स्पेसिफिक हो जाते हैं. से अगर आपने कहा एग्रीकल्चर तो अब आप यहाँ पे बताओगे कि ये फर्टिलाइजर से रिलेटेड है, पेस्टिसाइड से रिलेटेड है, एनिमल से रिलेटेड है. ठीक है. ऑलरेडी आप लोग बेसिकली जो ये प्रोजेक्ट है इसमें आप लोग कोशिश करें कि अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर को या फिर अपनी को इंडस्ट्री के साथ लिंक करने की कोशिश करें. मतलब से फॉर एग्जांपल जिस तरह से एग्री बिजनेस की डिग्री है. ठीक है. आप लोगों ने तो एग्रीकल्चर के कोर्सेज भी पढ़े हुए हैं, तो इट्स इजी फॉर यू कि आप वहां से जो है ना चीज़ों को पिकअप करना शुरू करें. और अगर आपसे उसकी तरफ नहीं भी जाते हैं, ठीक है, या जिस तरह से एमबीए वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो वो इन जनरल भी अपना प्रोजेक्ट एरिया में जहाँ पर वो अपना इन जनरल बता देंगे. ठीक है, कि वो कौन सा किस एरिया को एचआर को चूज कर रहे हैं, फाइनेंस को चूज कर रहे हैं, रिसर्च को चूज कर रहे हैं, जो भी होगा. ठीक है. तो यहाँ पर वो अपना स्पेसिफिक रिसर्च डोमेन बताएंगे कि स्पेसिफिकली वो किस एरिया में वर्क कर रहे हैं. ठीक है. और यहाँ पर नेक्स्ट अब आपके पास आ रहा है फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन. फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन में तो आप अपनी जनरली फील्ड अगर आप आपका फाइनेंस है, आपका एग्री बिजनेस है, आपका एचआरएम है, मार्केटिंग है, जो भी आपका मतलब फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन में जो भी होगा आप उसको लिख देंगे. रेलिवेंट इंडस्ट्री में हम अपनी रेलिवेंट इंडस्ट्री लिख देंगे. लाइक से फॉर एग्जांपल अगर आप बीट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो बीट से प्रोसेस होगी फ्लोर इंडस्ट्री में. ठीक है. यहाँ पर आप शुगर केन की बात करें तो वो प्रोसेस हो जाएगा आपका शुगर इंडस्ट्री में. ठीक है. एजुकेशन इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मतलब देयर आर सो मैनी इंडस्ट्रीज. ठीक है. यहाँ पर इवन सर्विस को भी हम कंसीडर करते हैं इसके अंदर. तो हम यहाँ पे आप अपनी रेलिवेंट इंडस्ट्री बताओगे कि आप किसके साथ जो है वो वहाँ पे जो है वो डील कर रहे हो. ठीक है. कौन सी इंडस्ट्री से आप वहाँ पे डील करें. तो यहाँ पर मतलब ये इन जनरल सी बातें हैं, इसको बहुत ज्यादा हेडेक करने की जरूरत नहीं है. प्रोजेक्ट एरिया में अपना प्रोजेक्ट एरिया बता दें, प्रोजेक्ट टाइटल बता दें. रिसर्च डोमेन में वो जो जिस चीज को यहाँ पे जनरल बता रहे थे प्रोजेक्ट एरिया में, रिसर्च डोमेन में आप उसको स्पेसिफिक करके बताएंगे. ठीक है. नेक्स्ट आपने अपनी फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन भी बता दी, देन रेलिवेंट इंडस्ट्री भी बता दी है, और उसके बाद अब आपकी प्रोजेक्ट डिटेल्स शुरू हो जाएंगी. कुछ चीजें रिपीट में भी आएंगी जो रेपिटेशन में आ रही है, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है. लेकिन जिन चीज़ों पे रेपिटेशन अलाउड है वो उसमें उसने बताया है कि हाँ ये पहले इससे रेलिवेंट होगा. जहाँ पे रेपिटेशन नहीं है उसका मतलब ये नहीं कि एक ही पैराग्राफ को बार बार रिपीट करके वहाँ पे लिख दो. एज यू पीपल नो इट कंटेन्स 10 मार्क्स ऑफ योर प्रोजेक्ट. ठीक है. 10 मार्क्स, तो 10 मार्क्स इज बेसिकली अ बिग नंबर. तो बहुत सोच समझ के आपने बनानी है, इस एप्लीकेशन को फिल करना है. नंबर 1 पे हमको बताया प्रोजेक्ट डाइजेस्ट. प्रोजेक्ट डाइजेस्ट में सिंपली आपने कहा डिस्क्राइब द proposed project using about 150 words in easy business language. इजी बिजनेस लैंग्वेज के अंदर आपने जस्ट अपने प्रपोज प्रोजेक्ट को बताना है. आपके प्रोजेक्ट का आपने अपना प्रोजेक्ट जैसे भी सिलेक्ट किया है. ठीक है. ये प्रोजेक्ट कुछ भी हो सकता है, मतलब दैट कुड बी रिजल्ट इन अ फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है. हो सकता है कि आपको आपको कोई गैप नजर आया हो, आपको फर्टिलाइजर में या आपको पेस्टिसाइड्स में या फिर आपको इन जनरल इंडस्ट्रीज के अंदर. ठीक है. तो जहाँ पर भी आपको कोई गैप नजर आता है तो आप उसके अंदर कोई न्यू सर्विस भी लॉन्च कर सकते हैं, कोई न्यू इंडस्ट्री भी लॉन्च कर सकते हैं, न्यू प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हैं, कोई प्रोसेस भी लॉन्च कर सकते हैं, कोई टेक्नोलॉजी इनोवेशन भी लेकर आ सकते हैं. ठीक है. तो प्रोजेक्ट डाइजेस्ट का मतलब है वो तो जैसे डाइजेस्ट के अंदर नहीं, मतलब एक सिंपली एक प्रोडक्ट है तो उसके उस प्रोडक्ट के बारे में सिंपली उस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होगी. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहती हूँ किचन गार्डनिंग की बात करते हैं. ठीक है. तो किचन गार्डनिंग आपका एक प्रोजेक्ट है. ठीक है. इसके ऊपर आप कह लो कि हम बात करते हैं कि क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द किचन गार्डनिंग एंड इट्स इम्पैक्ट की बात कर लेते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे जनरली आप अपनी प्रोजेक्ट अपना उसका जो उसको एलेबोरेट करोगे अपने प्रोजेक्ट टाइटल को. ठीक है. कि आपका प्रोजेक्ट है किस चीज से रिलेटेड.
क्या वो किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, किसी सर्विस से रिलेटेड है, ठीक है, इन जनरल, ठीक है। अगर आपको 150 वर्ड इसमें ज्यादा भी लगते हैं तो आप इसको 100 तक भी कंफाइन कर सकते हैं, वो भी एक्सेप्टेबल होगा। नेक्स्ट आपके पास है सी प्रोजेक्ट समरी। प्रोजेक्ट समरी जो है वो बेसिकली एक कॉम्प्रिहेंसिव, आप उसको डॉक्यूमेंट कह सकते हैं। प्रोजेक्ट समरी, जब भी हम किसी चीज़ की प्रोजेक्ट समरी राइट करते हैं तो आप बेसिकली उसके अंदर 3 जो मेन थिंग्स आप लोगों ने उसके अंदर राइट करनी होती है। नंबर 1 तो आप अपना प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन लिखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा किचन गार्डनिंग, तो किचन गार्डनिंग एक्चुअली होती क्या है, ठीक है। हाँ, उसके बाद फिर आप अपना लिटरेचर रिव्यू देते हो। ओके, ठीक है। अच्छा, प्रोजेक्ट समरी के अंदर बेसिकली आप लोग अपनी 3 चीज़ें राइट करते हो, जिसमें सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन राइट करते हैं, ठीक है, वो टाइटल एक्चुअली है क्या, ठीक है। उसके बाद फिर हम उसका थोड़ा-सा लिटरेचर रिव्यू डिस्कस करते हैं, या इसके बैकग्राउंड में जो स्टडीज़ हुई या बैकग्राउंड में अगर उसके ऊपर वर्क हुआ था तो वो कैसा था, ठीक है। उसके बाद हम अपना प्रोजेक्ट बताते हैं, ठीक है। हम अब उसका उसका गैप बताते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आपने बता दिया कि प्रोजेक्ट एक्चुअली था क्या, लिटरेचर में आप बता देते हैं कि एक्चुअली प्रीवियसली इसके ऊपर क्या-क्या वर्क हो चुका है, या वो किस एरिया में उसका वर्क हुआ है, ठीक है। और आफ्टर दैट आप ये बताते हो कि आप अब इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या ऐड करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। मतलब दैट इज बेसिकली द इनोवेशन, दैट इज बेसिकली द नोवेलिटी यू दैट यू आर गोइंग टू ऐड इन योर प्रोजेक्ट, इन योर रिसर्च। तो आप अपनी रिसर्च के अंदर किस चीज़ को ऐड करने के लिए जा रहे हैं, इस ये आपने इसको बताना है, ठीक है। लाइक डिस्क्राइब द प्रपोज्ड आइडिया। पहले तो हमने प्रपोज्ड आइडिया, डिजाइन, प्रोडक्ट, सर्विस, कुछ भी जिसके ऊपर आप बात कर रहे हो, ठीक है। अगर कोई आइडिया है, कोई डिजाइन है, कोई प्रोसेस है, कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है, तो आप जनरली पहले उसको तो डिस्क्राइब करते हो, उसकी आप एक डेफिनेशन दे देते हो। गिव स्केच, डायग्राम्स, फोटोज इफ नीडेड। अगर आपको लगता है कि उसके ऊपर कोई भी स्केचिंग या डायग्राम या किसी भी चीज़ की जरूरत है तो वो दे दें, टू इलस्ट्रेट योर कॉन्सेप्ट, अपने कॉन्सेप्ट को बताने के लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब आपने बेसिकली क्या करना है, इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा लिटरेचर रिव्यू, ये आगे नेक्स्ट डिटेल में भी आएगा। पहले उस डिटेल को राइट करके वहां से फिर ये समरी भी बना सकते हैं आप, जैसे भी आपके लिए कन्वीनियंट हो उस तरह से, ठीक है। तो ये समरी आपकी नियर टू 1 पेज, आप इसको कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास है प्रोजेक्ट एम। प्रोजेक्ट एम में हम आपसे कहते हैं कि आपके प्रोजेक्ट का बेसिकली एम क्या होगा, विच मीन्स विच सोशियो इकोनॉमिक एरिया एंड प्रॉब्लम डज द प्रोजेक्ट एड्रेस, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक के कौन से एरियाज को या कौन से प्रॉब्लम्स को आपका प्रोजेक्ट एड्रेस करेगा, ठीक है। सोशो मीन्स आपके सोशली जो से प्रॉब्लम्स आते हैं, इकोनॉमिक मीन्स इकोनॉमिकली जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो क्या आपका प्रोजेक्ट किसी सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड है या किसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेटेड है, या फिर वो दोनों से रिलेटेड है। मोस्टली जितने भी आपके होंगे सोशल एक्टिविटीज का इम्पैक्ट आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर होता है, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का इम्पैक्ट हमारी सोशल लाइफ पर भी होता है, तो दोनों ही के इफेक्ट्स आएंगे, ठीक है। तो क्या कोई प्रॉब्लम है जिसको आप एड्रेस कर रहे हो, या कोई एरिया है जिसको आप एड्रेस कर रहे हो, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल जितना हम लोग मिडल मैन की बात कर लेते हैं, ठीक है। मिडल मैन की इंटरवेंशन, अगर हम एग्रीकल्चर टू बिजनेस की बात करें, ठीक है, एग्रीकल्चर का जितना भी प्रोड्यूस होता है उसको इंडस्ट्री तक पहुंचाने के लिए हमेशा मिडल मैन जो होता है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, अब आप कह सकते हो फॉर एग्जाम्पल अब आप उसी एलिमिनेशन की बात करते हो, तो एलिमिनेशन के ऊपर तो बहुत ज़्यादा रिसर्च प्रोजेक्ट्स लिखे जा चुके हैं। हाँ, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सोशल प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। आप इसके लिए बताओगे कि आप मतलब व्हाट्स न्यू दैट यू आर गोइंग टू इनपुट, आप कौन सा न्यू इनपुट या इंडस्ट्री को आउटपुट जो है वो देने के लिए जा रहे हैं। तो जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा तो आपने इसके उससे रिलेटेड सोशो और इकोनॉमिक एरिया के जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे आपने बताने हैं कि किस किस प्रॉब्लम को आप एड्रेस करेंगे। अब बेसिकली जिन जिन प्रॉब्लम को हम एड्रेस करेंगे, हमारा गोल और ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हमारा गोल और ऑब्जेक्टिव होगा कि हम उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो प्रपोज गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के अंदर जितने भी मतलब आपकी 3 to 5 आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं कि यस वहाँ उसी टॉपिक को सिलेक्ट करने के लिए, से फॉर एग्जाम्पल आप कह देते हो कि इसके ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, से फॉर एग्जाम्पल आप कह देते हो कि हाँ इसकी वजह से हमारे पास जो इकोनॉमिक इशूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ रही हैं, ठीक है, या प्रॉफिटेबिलिटी बहुत इफेक्ट हो रही है। मतलब जिन प्रॉब्लम्स की आप बात करोगे वही प्रॉब्लम्स की जो आप उनको उनको अपनी इस तरह से आपने उनको अपनी ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट के प्रोवाइड करना है, ठीक है, कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं और इनको रिजॉल्व करना जरूरी है, ठीक है। तो वो जब इन्हीं आपका जो प्रीवियस वाला था कि प्रोजेक्ट एम, वही प्रोजेक्ट एम से ही आपने वहाँ पे जो आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स वगैरह बनानी है उसी से आपको आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास आ रहे हैं फाइनल डिलीवरेबल्स और आउटकम ऑफ द प्रोडक्ट। आपके प्रोडक्ट का फाइनल आउटकम क्या होगा, ठीक है। वो पुरानी वाली बात, दैट आउटकम कुड बी इन फॉर्म ऑफ अ प्रोडक्ट और कुड बी इन फॉर्म ऑफ अ प्रोसेस और इन टेक्नोलॉजी और इन सर्विस, ठीक है। किसी भी चीज़ के अंदर जैसे आप मिडल मैन को रोल को रिमूव करते हो, या फिर जैसे ये जो मिल्क मैन होता है
ठीक है, आप इनके रोल को रिमूव करते हो, ठीक है, या फिर आप कोई भी काम, ठीक है, इंडस्ट्री के अंदर करना चाहते हो, एचआर डिपार्टमेंट के अंदर, फाइनेंस के अंदर, आप कॉस्ट के अंदर, ठीक है, जो भी करना चाहते हो, तो बेसिकली आपका जो भी आउटपुट होगा वो किस फॉर्म के अंदर होगा, ठीक है, मतलब आप बताओगे कि हाँ जो प्रोजेक्ट मैं करने जा रहा हूँ इससे फाइनली क्या डिलीवर होगा इकोनॉमी को, या क्या सोशली आप इससे क्या डिलीवर करोगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब आपके पास जो है इंट्रोडक्शन, कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन आ गया, ठीक है। मैं अभी आपको जो प्रीवियसली बात करी थी, ओके हियर इज द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में वही वाली बात है, द इंट्रोडक्शन शुड कंसिस्ट ऑफ 3 पैराग्राफ्स, उसके 3 पैराग्राफ होंगे। फर्स्ट पैराग्राफ शुड डिस्क्राइब द प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताएंगे आप उसमें, एंड इंडिकेट द साइंटिफिक एंड द कमर्शियल बेसिस ऑन विच द प्रोजेक्ट इज बेस्ड। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ साथ आप क्या बताओगे, अपने साइंटिफिक और कमर्शियल बेसिस के ऊपर अपने उन प्रॉब्लम्स को बताओगे जिसके ऊपर आपका प्रोजेक्ट है वो बेस कर रहा है। द सेकंड पैराग्राफ शुड इंट्रोड्यूस द प्रीसाइज नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट एंड इट्स स्कोप। हम उसके प्रोजेक्ट की बात करेंगे कि हमारे प्रोजेक्ट की नेचर क्या है और किस किस एरिया को या टाइम स्पैन को ये कवर करेगा, ठीक है, हम उसका स्कोप बता देंगे। And the final paragraph should indicate the proposed objective in the light of the first 2 paragraphs। और ये जो फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स हैं इन दोनों की लाइट में देखते हुए, ठीक है, मतलब हमने अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता दी, अपने ऑब्जेक्टिव्स बता दिए, कमर्शियल और साइंटिफिक प्रॉब्लम्स बता दिए हैं। उसके बाद हमने अपने प्रोजेक्ट की नेचर भी डिस्कस कर ली और एरिया भी डिस्कस कर लिया, स्कोप भी डिस्कस कर लिया कि किस किस उसको उसका कितना स्कोप होगा, किस किस एरिया को वो कवर करेगा। तो इन दोनों बेसिस के ऊपर हम अपना थर्ड पैराग्राफ रीड करते हैं, जिसमें उस हिसाब से क्या कहता है, द फाइनल पैराग्राफ शुड इंडिकेट द प्रपोज्ड ऑब्जेक्टिव्स। आप अपने प्रपोज्ड ऑब्जेक्टिव्स बताओगे, ये भी आप ऑलरेडी पहले जो ऑब्जेक्टिव्स पहले राइट कर चुके हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट आपके पास सेकंड क्या आ जाता है, बैकग्राउंड ऑफ द प्रपोज्ड रिसर्च ऑफ द प्रोजेक्ट और द प्रोडक्ट एंड द सर्वे ऑफ द एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस। आप जो सर्वे करने के लिए जा रहे हो, जो प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए जा रहे हो, या फिर कोई भी प्रोजेक्ट है, प्रोडक्ट है, रिसर्च है, तो उसकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टडीज क्या कह रही हैं, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड अप टू डेट जस्टिफिकेशन फॉर द प्रपोज्ड प्रोग्राम टू रिसर्च प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड द कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविंशियल इकोनॉमी। तो यहाँ पर बेसिकली हम स्पेसिफिकली बताएंगे, ठीक है, कि बैकग्राउंड में क्या था और हम अब क्या करने के लिए जा रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न पूछा मेथोडोलॉजी ऑफ द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट, आपकी प्रोजेक्ट की मेथोडोलॉजी क्या होगी। मेथोडोलॉजी के बारे में जैसे फॉर एग्जांपल आप उसमें बताओगे कि आप किस मेथड को, आपकी टारगेट पॉपुलेशन क्या है, आपका उसमें से टारगेट जो सैंपल साइज है वो क्या होगा, ठीक है। उसके अंदर आप अपने रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर कौन से जो है वो प्राइमरी डाटा यूज करेंगे या सेकेंडरी डाटा यूज करेंगे, और उसके एनालिसिस के लिए किन टूल्स को जो है वो यूज किया जाएगा, ठीक है। डिटेल्ड मेथोडोलॉजी ऑफ द प्रोजेक्ट, आइडेंटिफाई द स्टेप्स फेजेस टू कैरी आउट द रिसर्च, ठीक है। अब यहाँ पे कंप्लीट आप बताओगे हाँ कि मैंने फर्स्ट फेज के अंदर ये करना है, सेकंड फेज में मैं ये काम करूंगा। स्केच डायग्राम ऑप्शनल है, आप इसमें एक डायग्राम भी बना सकते हो, ठीक है। जैसे सपोज फर्स्ट वीक में मैंने ये कंप्लीट करना है, सेकंड वीक में मुझे ये करना है, तो थर्ड वीक में मुझे ये करना है, और एट द एंड मेरी ये प्रोडक्ट या मेरी ये जो सर्विस है ये जो है ये रेडी हो चुकी होगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये जो बेसिकली चीज़ें थी आपकी, आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी, आपका बैकग्राउंड और इंट्रोडक्शन, इन तीनों पैराग्राफ्स को मिलाते हुए जो प्रीवियसली पैराग्राफ्स आपने वर्क किए थे वो आपको इनको कंप्लीट करने में हेल्प करेंगे, और इन तीनों को कंप्लीट करके आप यहाँ से हेल्प लेते हुए अपनी समरी राइट कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंसेस, ऑब्वियसली जो लिटरेचर रिव्यू राइट करेंगे तो कोई ना कोई आपको आर्टिकल्स, सबसे पहले अगर आपको याद हो तो सबसे पहले हम जो भी टॉपिक सिलेक्ट करते हैं उससे रेलिवेंट आपने पहले से देखना जरूर होता है कि कितना काम हुआ हुआ था, ठीक है। अब ऐसा टॉपिक भी सिलेक्ट नहीं कर लेना जिसमें बाद में को कि इस पे तो मुझे डेटा ही नहीं मिल रहा, ठीक है। तो लिटरेचर रिव्यू लिखवाने का मकसद ही ये होता है कि आपने वहाँ पे पहले बताने की प्रीवियसली कौन कौन सी स्टडीज जो थी वो हुई नहीं थी, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों ने वहाँ पर मतलब जो प्रीवियस स्टडीज होती हैं उनमें आप लोगों ने क्या देना था, रेफरेंसेस देने थे। और अच्छा चलो थोड़ा सा और बता देती हूँ, बेसिकली जब आप उसकी बैकग्राउंड की बात करते हैं ना, या बैकग्राउंड को हम लिटरेचर रिव्यू कहते हैं, ठीक है, मतलब प्रीवियस स्टडीज की बात करते हैं, उसमें आप जिस भी प्रोजेक्ट को या जिस भी पेपर को स्टडी करोगे उसके लिए आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि उसके अंदर जो भी स्टडी हुआ था उसमें हम बेसिकली मतलब 5 to 6 थिंग्स हम उसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। लाइक नंबर 1 ऑथर का नेम, नंबर 2 उसके अंदर आपका प्रोजेक्ट टाइटल, नंबर 3 ईयर ऑफ द स्टडी, नंबर 4 दैट एरिया, ठीक है, कि किस एरिया को उसने कवर किया था, लाइक से फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, या आप उससे कह लो कि जैसे अभी हम पंजाब की बात कर लेते हैं, या फिर हम कहते हैं कि जी वो साउदर्न पंजाब की या नॉर्दर्न पंजाब की बात हो रही है, ठीक है, मतलब एक स्पेसिफिक एरिया जो उसने कवर किया होगा उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हम उसकी मेथोडोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि उसने कौन सा मेथड यूज किया था, और नंबर 6 पे ऊपर हम उसकी आउटकम की बात करते हैं, ठीक है, मेजरली उसका कौन सा आउटकम था। मोस्टली आपको किसी भी पेपर के ये सब चीजें
जब आप उस पेपर का एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते हैं ना तो आपको ये चीज़ें मिल जाती है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट से ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इन चीज़ों के मिलने के बाद आप इन सब चीज़ों को मिला के एक पैराग्राफ राइट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप अपना पेपर पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको लिटरेचर रिव्यू मिल भी जाएगा, ठीक है। तो आपने बस उसको देखना है कि वो किस तरह से लिखा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ, और वहीं से आप लोगों ने अपने भी पैराग्राफ जो है वो राइट कर लेने हैं, ठीक है। जैसे अगर मेरा एक पेपर है, ठीक है, तो सबा आगे ब्रैकेट में ईयर आ जाएगा। से फॉर एग्जाम्पल इट वॉज द स्टडी ऑफ 2015, तो सबा उसके सामने ब्रैकेट लिखेंगे 2015 स्टडीड दिस टॉपिक, ठीक है। टॉपिक आ जाएगा इन द एरिया ऑफ दिस, ठीक है, मतलब कि शी स्टडीड दिस टॉपिक इन पाकिस्तान, ठीक है। व्हाट शी रिसर्च, व्हाट शी सजेस्टेड, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोगों ने वहाँ पे रखी। द ऑथर का जो भी नेम होगा, ऑथर सजेस्टेड दिस, ठीक है, ऑथर यूज दिस मेथड, वहाँ पे उस तरह से करके अपने लाइंस को कंप्लीट करना है, ठीक है। और इन्हीं बैकग्राउंड्स का आप लोग जब रेफरेंस राइट करते हैं, तो जब हम रेफरेंस सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पर आप ये देखो कि यहाँ पर हमारे पास ये मौजूद है रेफरेंसेस, ठीक है। तो रेफरेंसेस के अंदर आप लोगों ने यहाँ पे अपने रेफरेंसेस को इंसर्ट करना है, इंसर्ट साइटेशन में, ठीक है। ओके, यहाँ पे जब आप राइट करोगे ना अपना, आप राइट करोगे अपन लिटरेचर रिव्यू को, जब हम बैकग्राउंड को यहाँ पे राइट करते हैं ना, तो बैकग्राउंड को राइट करने के लिए हम कहते हैं इंसर्ट साइटेशन, ठीक है। अब वो हम ऐड न्यू सोर्स की बात करते हैं। ऐड न्यू सोर्स, यहाँ पे अगर वो जर्नल आर्टिकल था तो जर्नल आर्टिकल की बात कर लेंगे। अगर अगर ड्रॉप डाउन मेन्यू में से देखें, वो कोई बुक भी हो सकती है, बुक का कोई सेक्शन भी हो सकता है। नॉर्मली जनरल आर्टिकल ही होता है, आपने जनरल आर्टिकल ही कोशिश करनी है कि पिक करें। कोई कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स भी हो सकती हैं, कोई रिपोर्ट भी हो सकती है, कोई आर्टिकल इन पीरियोडिकल में भी हो सकता है, ठीक है। तो नॉन जनरली वो क्या होगा, जनरल आर्टिकल होगा, उसमें आपने उसके ऑथर का नेम देना है। ऑथर के नेम के बाद सेकंड नंबर पे आपने उसका टाइटल भी देना है। टाइटल के बाद उस जर्नल का नेम दे देना है कि किस जर्नल में वो पब्लिश हुआ था, किस ईयर में पब्लिश हुआ था, उसके पेजेस गिवन होंगे। से फॉर एग्जांपल पेज जो 11 से 20 तक है, मतलब जो भी पेजेस होंगे वो नॉर्मली उस पेपर के अंदर गिवन होते हैं। करने के बाद हम यहाँ से क्या कर देते हैं, उसको ओके कर देंगे। तो ओके करेंगे तो यहाँ पर वो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो वो प्लेस होल्डर उसने 2 इस तरह से दे दिया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्रिएट करती, सेम मैं अगर अपने नेम से क्रिएट कर देती तो वो मेरे नेम के साथ उसको मेंशन कर देता यहाँ पर। और इन्हीं में से देखो, बाद में जब हम यहाँ पे रेफरेंसेस में आते हैं तो ये हम लोगों ने सिंपली इसी में जाके इंसर्ट बिब्लियोग्राफी करनी होती है, ठीक है। ये हमारे पास बिब्लियोग्राफी का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे देखो वो बिल्ट इन, ये बिल्ट जैसे जैसे हम ऊपर क्रिएट करते जाएंगे ना, बिल्ट इन जो आपकी बिब्लियोग्राफी जो रेफरेंसेस है वो क्रिएट होते जाएंगे। तो यहाँ पर आपके जितने भी रेफरेंसेस होंगे आप उनको सिलेक्ट करोगे और वो यहाँ पे आपके पास लिखे जाएंगे। यहाँ पे भी कोई भी रेफरेंस मौजूद नहीं था, दैट्स वाई वो इसको इस तरह से दे रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने साथ साथ जैसे जैसे आप लिटरेचर रिव्यू राइट करते जाएंगे, साथ साथ आप उसकी साइटेशंस क्रिएट करते जाएंगे। और जैसे कंप्लीट हो जाएंगी तो रेफरेंसेस के सेक्शन में जाके आपने इंसर्ट रेफरेंसेस कर देने हैं। कोशिश कीजिएगा कि तकरीबन 5 पेपर्स का लिटरेचर रिव्यू आप जरूर राइट करें, उससे आपका जो प्रीवियस नॉलेज है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जरूर आपको जरूरत है अवेलेबल फिजिकल रिसोर्सेज एंड फैसिलिटीज, जो भी आपके फिजिकल रिसोर्सेज और फैसिलिटीज आपको अवेलेबल हैं। लाइक उसके लिए आपको कंप्यूटर सिस्टम चाहिए, आपको कोई पेपर चाहिए, ठीक है। इस तरह की जनरल चीजें जो भी आपको अपने रिसर्च पेपर को कंप्लीट करने के लिए चाहिए, जो भी आपके पास अवेलेबल होंगी इन बिल्कुल टोटली जर्नल, ठीक है। से यू कैन से दैट आई नीड अ लैपटॉप फॉर दिस एंड यस आई हैव इट, ठीक है। आपको पेपर की जरूरत है, पेंसिल की जरूरत है, आपको ऐसी किसी इंटरनेट फैसिलिटी की जरूरत है, इस तरह की चीजें हैं, ठीक है। तो जो भी आपको चीजें की जरूरत है वो यहाँ पर आप अपनी राइट कर दीजिएगा। प्रोजेक्ट टीम यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि हम प्रोजेक्ट टीम में काम नहीं कर रहे, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स में काम करें, इसलिए इसको आप इस कॉलम को छोड़ देंगे के को। नेक्स्ट आपके पास आता है प्रोजेक्ट बेनिफिशरीज। प्रोजेक्ट बेनिफिशरीज का मतलब है हु विल बेनिफिट फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट से कौन कौन लोग जो हैं वो बेनिफिट उठाएंगे। तो यहाँ पे जो भी लोग आपके प्रोजेक्ट से बेनिफिट उठा रहे होंगे वो जनरल पब्लिक है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो एम्प्लॉयज हैं, वो कस्टमर्स हैं, वो आपके फार्मर्स हैं, ठीक है। वो कोई भी बंदा है जो भी बेनिफिट ले रहा होगा हम यहाँ पे उनको राइट कर देंगे। देन हम उसके इम्पैक्ट की बात करते हैं। जो भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। इम्पैक्ट ऑफ योर प्रपोज डिजाइन प्रोडक्ट रिसर्च और द सर्विस ऑन द एस्पेक्ट सच एज ट्रांसफर ऑफ रिसर्च रिजल्ट्स इनटू द इकोनॉमी इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट इनोवेशन। कौन सी इनोवेशन आएगी, कौन से इफेक्ट्स होंगे ऑन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। से फॉर एग्जांपल आप कर रहे हो कि जी हम फला प्रोडक्ट को इम्पोर्ट कर रहे हैं और जो प्रोडक्ट मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ ये इम्पोर्ट को सब्सटीट्यूट कर देगा, और इस वजह से हमें इम्पोर्ट करनी नहीं पड़ेगी और हमें इन हाउस ही अच्छी चीज़ें जो है वो अवेलेबल होंगी। और एक्सपोर्ट एनहेंसमेंट, या फिर आपकी कोई प्रोडक्ट उसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो जाएंगी। एंड ऑन टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, या फिर टेक्नोलॉजी के अंदर क्या अगर डेवलपमेंट आप लेकर आए हो जिसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स को आपने डेवलप किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसका इम्पैक्ट देते हैं।
नेक्स्ट आपके पास है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो यहाँ पे हम पाकिस्तान के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, अगर जनरली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हम फ्यूचर के लिए डिसाइड करते हैं, ठीक है। जैसे पाकिस्तान डिसाइड करेगा कि हाँ जी मुझे 2025 तक या 2030 तक कहाँ पहुँचना है, तो हर कंट्री के कुछ ना कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, पाकिस्तान के भी हैं। ये आप सर्च कर लीजिएगा गूगल के ऊपर कि पाकिस्तान के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कौन कौन से हैं। अकॉर्डिंगली आपने बताना है कि हाँ जी उन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए आपका प्रोजेक्ट कितना उसमें कंट्रीब्यूट करेगा। नेक्स्ट आपके पास है प्रोजेक्ट बिजनेस प्लान इफ एप्लीकेबल। तो इसके लिए आपने जनरली बताना है कि जो भी आप अपने प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो उसका मार्केट एनालिसिस, उसका फाइनेंशियल एनालिसिस, उसकी प्रोजेक्ट कमर्शलाइजेशन प्लान, उसको एडवर्टाइज किस तरह से करना है और उसके अंदर से आपने रिस्क को किस तरह से मैनेज करना है, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द टाइटल और द टॉपिक, ठीक है। ये अब जो आपने स्टार्ट में बात की थी एरिया की, उसके बारे में छोटा सा ये कर देती हूँ। अगर आप यहाँ पे एरिया की बात करते हो तो आप एरिया में ये भी लिख सकते हैं रिसर्च प्रोजेक्ट एरिया और डिसिप्लिन में कि आप कौन से प्रोजेक्ट, मतलब आप फिजिकली जो है कौन से एरिया को जो है वो हिट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब पंजाब को कर रहे हो, सिंध को कर रहे हो, यहाँ पे आप केपी को कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप किसी एक स्पेसिफिक सिटी को कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपनी एरिया और लेकिन उसके साथ आपने उसने डिसिप्लिन का वर्ड मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो उसमें उसमें बेसिकली वो फिजिकल एरिया से हटकर आपकी रिसर्च एरिया की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आपने अपना वो सारी चीज़ें कंप्लीट करके, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आपने मुझसे क्वेश्चन कर लेना है, मैं आपको आपके ग्रुप में इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड कर दूंगी। और फिर आपने अपने बिफोर द डेडलाइन इसको आपने सबमिट करना है, ठीक है। सो विश यू वेरी गुड लक फ्रॉम माई साइड। स्टूडेंट्स टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।